नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत ही अहम सूचना के साथ, अपील के साथ कि इस वक्त लड़ाई कोरोना के खिलाफ चल रही है और ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम मास्क रूपी इस हथियार का इस्तेमाल जरूर करें। न्यूज 18 के मुहिम मास्क पहनो इंडिया, इसे आप भी सपोर्ट कीजिए। प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क उतारेंगे नहीं। घर से बाहर निकलने के बाद जब भी आप सार्वजनिक स्थल पे होंगे मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। चलिए अब आज की सबसे बड़ी खबर जो है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। यह खबर जुड़ी है चारधाम देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी हुई ये खबर है। तीर्थ पुरोहित के विरोध के बीच सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड पर जो ऐलान किया है, जो फैसला लिया है वो ये है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी ही जो रिपोर्ट सौंपेगी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला होगा। सीएम ने खुद ये ऐलान किया। सीएम ने बताया कि कमेटी की सिफारिशों पर आगे का फैसला लिया जाएगा। साथ ही धामी ने यह भी कहा कि सरकार सही परिवर्तन के पक्ष में है और सरकार पंडा पुरोहितों के हक हुकूक के साथ खड़ी है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सीएम के इस ऐलान के बाद जो विवाद है चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर, वो विवाद भी सुलझ जाएगा। और उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने पहले दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे। वहां पर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, कई बड़े फैसले लिए उन्होंने, जिन मुद्दों पर अब तक सिर्फ बातें ही हो रही थी। सीएम ने उन मुद्दों पर एक के बाद एक कई फैसले लिए। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन सीएम पुष्कर धामी ने पहुंचते ही सीधे फ्रंट फुट पर छक्का मार दिया। सीएम ने उत्तरकाशी में ऐलान कर दिया कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर बदलाव के लिए वो तैयार है। तीर्थ पुरोहित के विरोध के बीच सीएम ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर धामी ने मामले में हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि कमेटी की सिफारिशों पर आगे का फैसला लिया जाएगा। धामी ने कहा कि सरकार सही परिवर्तन के पक्ष में है और सरकार पंडा पुरोहितों के हक हकूक के साथ है। यानी कि सीएम धामी ने बदलाव के बड़े संकेत दे दिए हैं। सभी से हमने विचार विमर्श किया है कि उपरांत हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है, अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है और समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय दिया जाएगा। सीएम ने उत्तरकाशी से ही चारधाम को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। कोविड के चलते इस बार चारधाम यात्रा और पर्यटन को खासा आर्थिक नुकसान हुआ है, जिस पर सीएम धामी ने 200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिससे होटल, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। करीब 1,63,000 लोगों को इस पैकेज का फायदा मिलेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार लाइसेंस फीस में भी छूट देगी। इसके अलावा सीएम धामी यहां आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे। रविवार को उत्तरकाशी के मांडो और कंकराड़ी गाँव में बादल फटा था और कई घरों में मलबा घुसा था। सीएम ने देरी नहीं करते हुए तुरंत ही प्रभावितों का हाल जाना। पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों से मुलाकात की और पूरी मदद का भरोसा दिया। अपने पहले दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने बड़े फैसले लिए और देवस्थानम बोर्ड जैसे बड़े मुद्दे पर भी सभी को खुश करने का फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम पुष्कर धामी के फैसले का तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री काले कानून को खत्म करेंगे। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक बात रखी और सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो, उन्होंने इसलिए ये बात कही कि तुरंत मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा और मुझे लगता है कि उनकी जो बातों में वो सत्यता नजर आती है और वो धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो देवस्थान जो कानून, काला कानून बनाया गया त्रिवेंद्र रावत के द्वारा, इसका नाश होगा। जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा और इस पर सरकार कोई धरातल पर काम करके नहीं दिखाएगी, तब तक जो हमारे चारों धामों में पिछले 38 दिनों से जो धरना प्रदर्शन जारी है वो आगे भी जारी रहेगा। और यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है और कोई ठोस निर्णय लेती है तो हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं।
तो जब तक कुछ ठोस जमीन पर दिखेगा नहीं, प्रदर्शन चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा। और इसी विवाद के बीच पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि बोर्ड को भंग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे भंग कर दिया गया तो देश के दूसरे मंदिरों में भी ऐसी मांग उठने लगेगी। वहीं कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 2022 में कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह के जो भी एक्ट बनने हैं, अगर सरकार ऐसे वापस लेती रही तो फिर कल वैष्णव देवी में भी कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की डिमांड करें। पब्लिक की डिमांड नहीं है, ये चंद लोगों की डिमांड है। वैष्णो देवी में बात उठेगी, सोमनाथ जी में बात उठेगी, शिरडी में बात उठेगी, बालाजी में बात उठेगी, पद्मनाभ में ये बात उठेगी। मैं समझता हूँ कि एक्ट इस तरह से वापस नहीं लिए जाते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में एक अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों का ऐलान किया और खबर यह आ रही है कि उत्तराखंड में भी इसी फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस आलाकमान बड़े नेताओं की बातों में उलझने के बजाय सभी को एडजस्ट करने के मूड में है और इसके लिए किसी को प्रदेश अध्यक्ष तो किसी को कार्यकारी अध्यक्ष और किसी को कमेटी में जगह दी जाएगी। सभी समीकरणों को देखते हुए जल्द ही फैसला होने का अब दावा किया जा रहा है। सब निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लेना है। सब लोग अपनी अपनी बातें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को कह चुके हैं और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, मैं समझता हूं सभी को स्वीकार होगा। और उधर हरिद्वार में आज बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ हरिद्वार के विधायक और बीजेपी नेता शामिल हुए। बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई, रणनीति पर चर्चा हुई और बैठक में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी दिखा। ये समिति हमारे चुनाव का एक पार्ट है। आने वाले सप्ताह में हम मंडलों की कार्य समितियों में भी सारे हमारे मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री और एक प्रदेश के पदाधिकारी वो भी जाएंगे। इस बीच में हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, बूथ और शक्ति केंद्र स्तर के, वो भी हम लोग अगले महीने शुरू करेंगे। एक हफ्ते से लेकर 10-10 दिन तक का प्रभारी मंत्रियों को जिलों में दौरा करना है और जैसे कोविड की स्थिति ठीक होती है तो फिर वैसे हमको जनता दर्शन के कार्यक्रम भी करने हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में सभी मंत्री लोग और सभी विधायक लोग अपने अपने जिलों में कार्य समिति में जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड में करीब 4.5 साल में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज नहीं कर पाई? जो मंत्री सतपाल महाराज मोबाइल की तरह चार्ज करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि सतपाल के इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं सतपाल को अपनी ही पार्टी तक का साथ नहीं मिल रहा। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदेश संगठन, सरकार और मंत्री सब चुनाव के काम में जुटे हैं ताकि 2022 से पहले जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। लेकिन रुद्रप्रयाग में सरकार के मंत्री सतपाल महाराज के एक बयान ने कांग्रेस को निशाना साधने का मौका दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सतपाल महाराज सही कह रहे हैं, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदलकर जनता और कार्यकर्ता निराश हैं, इसीलिए मोबाइल की तरह चार्ज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन 2022 से पहले बीजेपी की बैटरी चार्ज नहीं होने वाली। और मैंने सभी से कहा कि भाई जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो कार्यकर्ताओं को चार्ज करने हम आ गए हैं और बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है और बहुत ही सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए करेंगे। मंत्रीगण जो है जा करके कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे। अब मैं समझता हूं कि ऐसी बैटरी भाजपा के पास नहीं है कि वो इन विगत 6 महीनों में जो है कार्यकर्ता को चार्ज कर पाएगी। कार्यकर्ता आमजन जो है निराश है। उत्तराखंड में साल 2017 से बीजेपी सरकार में है, ऐसे में अब कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस सवाल का जवाब बीजेपी नेताओं के पास भी नहीं है, बल्कि मंत्री जी के उलट विधायक खजान दास का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता हमेशा चार्ज रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज है, उनको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लगातार संगठन काम करता है, संगठन नज़र बनाए हुए अपने कार्यकर्ताओं पे और कार्यकर्ताओं को नए नए काम, नए नए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके अनुरूप कार्यकर्ता काम करता है। राजनीति में विपक्ष हमले का मौका खोजता है और 3 बार मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी अब हमलों से बचना चाहती है, पर बावजूद इसके कुछ पार्टी नेताओं के बयान वक्त वक्त पर पार्टी को परेशानी में डाल देते हैं।
दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर आम आदमी पार्टी आक्रामक तरीके से उत्तराखंड में अपनी जमीन बनाने को लेकर आतुर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल उत्तराखंड दौरे पर होंगे। सिसोदिया ने खुद इस बात की जानकारी दी। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि कल उत्तराखंड आ रहा हूं, जहां रुड़की के जीवनदीप आश्रम में चल रहे श्री शतचंडी महायज्ञ में शामिल होऊंगा। सिसोदिया ने यह भी बताया कि दौरे के दौरान उत्तराखंड के लोगों से वो चर्चा भी करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की ओर से खासकर युवाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। इधर टिहरी में एक हादसा हो गया। एक कार पर पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिरा और इस हादसे में ड्राइवर घायल हुआ, जिसे ऋषिकेश अस्पताल ले जाया गया। कार में 3 लोग सवार थे और हादसा नेशनल हाईवे 58 पर तोता घाटी के पास हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं कि सरकार की एक लिखित चेतावनी को नजरअंदाज करना एक इंसानी जिंदगी पर किस तरह से भारी पड़ सकता है और कैसे कुछ जिंदगियां बारिश के सैलाब में बहते बहते बच गई। देखिए न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बारिश के कारण उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर हैं। तो लोगों को खतरों से बचाने के लिए सरकार ने नालों और दुर्घटना संभावित जगहों पर इस तरह के चेतावनी वाले बोर्ड भी लगा रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हैं। हल्द्वानी चोरगलिया रोड पर सूर्य नाले में बारिश के बाद नाला उफान पर था, लेकिन इसके बावजूद कुछ बाइक और स्कूटी सवार लोगों ने इसे पार करने की कोशिश की और उसका नतीजा आपके सामने है। खटीमा के रहने वाले विजय राणा इतनी जल्दी में थे कि जानलेवा सैलाब में ही बाइक घुसा दी और फिर उनका सामना मौत से हो गया। हालांकि किसी तरह आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें और उनकी बाइक को निकाला। सर, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मैं दिल्ली में एडमिट है एम्स में, और मुझे आज शाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वहाँ 4 बजे की ट्रेन थी मेरी, इस वजह से मैं बहुत जल्दी में आया और हमने वो पुराना नाला पार कर दिया। इससे पहले जो था, इस नाले पार करते समय थोड़ा सा दिक्कत आ गई। ये सही है कि सैलाब के बीच बीमार मां तक पहुंचना विजय की मजबूरी हो सकती है, लेकिन विजय जैसे ही कई और लोग भी थे जो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुए, जिन्होंने इसी नाले के बहाव में बाइक निकालने की कोशिश की, लेकिन मझधार में ही फंस गए। गनीमत ये रही कि लोग पास खड़े हिम्मती लोगों की हिम्मत के कारण बहने से बच गए। पहाड़ों में बारिश के कारण मैदान की नदियां उफान पर हैं। आप देखिए, ये सूर्या नाला है, चोरगलिया के पास हल्द्वानी को जोड़ता है, और यहाँ पर ये जो नाला है ये पूरी तरीके से उफान पर है। इस नाले को पार करने की कोशिश की बाइक सवार ने, वो शायद 2 लोग इसमें सवार थे, लेकिन आप देखिए एक बाइक सवार यहाँ से गया उनकी मदद के लिए, और ये इतना उफान पर था नाला कि यहाँ पर इनकी बाइक रुक गई। आप कह सकते हैं कि ये जो बाइक सवार हैं एक तरीके से इनकी जिंदगी बच गई। भाई साहब, गाड़ी कितना खतरनाक रहता है हर साल का सफर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कितना बाबूजी, कितना खतरनाक रहता है? मैं प्रतापपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पर नजदीक ना। हर साल इससे ज़्यादा वाला पल वाला नाला है। हर साल इतना खतरनाक नाले आते हैं। हर बार मतलब मुख्यमंत्री जी कहा गए हैं कि मतलब हम इसके पुल बना देंगे, नहीं बना रहे। वाकई न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी नदी नाले को पार करने को मजबूर हैं, तो न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि पानी के कम होने का इंतजार करें और अपने घर सुरक्षित पहुंचे, क्योंकि दुर्घटना से देर भली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। तो पहाड़ों पर जीवन यूं ही मुश्किलों भरा होता है, लेकिन बारिश के दिनों में मानसून के सीजन में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहाड़ के 2 जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाली टनकपुर टू पिथौरागढ़ हाईवे 2 दिन से बंद है। चीन और नेपाल 2 देशों को जोड़ने वाला हाईवे टनकपुर से लेकर घाट तक 5 से ज्यादा जगहों पर मलबा आने की वजह से बंद है। हाईवे बंद होने से कई लोग अपने वाहनों के साथ अलग अलग फंसे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर। वहीं स्थानीय लोग NH को लेकर अब सवाल भी उठा रहे हैं। हमारी जो सड़क है टनकपुर से लेके पिथौरागढ़ तक चीन और नेपाल से ये जोड़ती है, और 2 दिन से बंद है। दिक्कत काफ़ी हो रही है पब्लिक को।
1100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर हम इसको ऑल वेदर कहेंगे तो ये तो एक अतिशयोक्ति कहा जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। हरिद्वार में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अमरीश कुमार के निधन पर हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहां पर अमरीश कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर अमरीश कुमार की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। प्रीतम सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अमरीश कुमार का निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बताया कि अमरीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में काफी संघर्ष किया और इसलिए वो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय थे। अमरीश जी का चला जाना कांग्रेस के लिए हरिद्वार की राजनीति में एक बहुत बड़ा गैप आया है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना संभव नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।